बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ, प्रोग्राम इख्तिलाफ। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसे अक्सर जो है पस पर्दा जंग या खामोश जारहियत भी कहा जाता है, प्रॉक्सी वार। ये जंग तोपों, टैंकों या मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि इसमें इस्तेमाल होते हैं बयानिए, खुफिया नेटवर्क, दहशतगर्द गिरोह और मीडिया की ज़ुबान। भारत जो कि दुनिया में ख़ुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाता है, क्या वाकई खिते में एक खुफिया जंगी हिकमत अमली पर गामजन है? क्या अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और कराची जैसे अहम मुकामात पर जो है अदम इस्तेहकाम की जड़ें नई दिल्ली की खुफिया एजेंसियों से जाकर जुड़ती हैं? और सबसे अहम सवाल इसमें यह है कि क्या पाकिस्तान की कौमी सलामती और सियासी इस्तेहकाम पर मुनज़्ज़म अंदाज में कारी ज़रब लगाई जा रही है और लगाने की कोशिश की जा रही है? आज हम इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे, सबूतों के साथ, वाक़यात के साथ, आलमी रिपोर्ट्स और सफाती बयानिए के साथ। हम बात करेंगे कि इन ग्रुपों की जिन्हें मुबैना तौर पर भारतीय सरपरस्ती हासिल है, इन इलाकाई पॉलिसियों की जो पड़ोसी ममालिक को कमज़ोर करने पर मरकूज़ हैं, और इन मीडिया नेटवर्क्स की जो राय आमा को मुतासर करने के लिए बनाए गए। ये सिर्फ एक जोग्राफियाई जंग नहीं, ये बयानिए, नफ्सियात और नज़रियात की जंग है। इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल सत्तार चौधरी साहब मौजूद होंगे, दफ़ाई तजिया निगार भी हैं, तजिया कार हैं दफ़ाई। इसके अलावा फ़ाइनेंस सेक्रेटरी हैं PRA के, पार्लियामेंट रिपोर्टर एसोसिएशन के, असगर चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं जनाब शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। चौधरी साहब, पहला सवाल आपकी तरफ से ही लूँगा, जवाब आपसे ही चाहूँगा कि प्रॉक्सी वार, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बता दें कि प्रॉक्सी वार क्या होती है, भारत की हिकमत अमली जो है इसमें उसको इसकी क्या अहमियत हासिल? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे हमारे मीडिया के दोस्तों को भी नहीं अंदाज़ा प्रॉक्सी वार क्या होती है और हम उसमें ना चाहते हुए भी कैसे इस्तेमाल हो जाते हैं। ये जो कन्वेंशनल जंगें हैं ना, वो अब दौर चला गया। मतलब अब कीबोर्ड पे जंग हो रही है और मीडिया के थ्रू हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। आप देखें, रिसेंटली मैं एक यहाँ से शुरू करता हूँ पहलगाम वाले वाक़े से। मतलब 100% उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया बयानिया बनाने के लिए कि चूंकि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और उन्होंने ये यहाँ पे आके हमारे इतने एक बड़ा हमारा सियाहती मकाम था, वहाँ पे उन्होंने फायरिंग की, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। और उसके बाद उन्होंने जो अगला टारगेट सेट किया हुआ था कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने किस तरह जंग करनी है, और वो नैरेटिव पूरी दुनिया में बनाया। ऑब्वियसली ट्रंप ने कहा कि ये जो दहशतगर्द हैं इनका हम पीछा करेंगे और हम ये काबिल मजम्मत है। कोई भी दुनिया में मुल्क इसको नहीं कह सकता कि ये बड़ा अच्छा काम हुआ है, या ऑब्वियसली जहां कहीं दहशतगर्दी होगी लोग उसकी मजम्मत करेंगे। तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको बैकफुट पे वो शुरू से इसलिए रहा, हम देखते हैं पिछली 2 दहाइयों में, कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वार, किसी और की प्रॉक्सी वार में एक बैटलफील्ड का काम कर रहा था। तो वो जंग तो ख़त्म हो गई अमेरिका की रशिया के ख़िलाफ़। अफ़गानिस्तान में उन्होंने जो भी तमाशा करना था, उस तमाशे के नतीजे में जो पाकिस्तान में हालात पैदा हुए ना, इंडिया उसका फ़ायदा उठाते हुए उसने यहाँ पे अपने पॉकेट्स बनाए और उन्होंने इतनी खूबसूरती से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी में पेनिट्रेशन की। मतलब इंडिया का कोई भी शख्स पाकिस्तान की सरजमीन पर आए बगैर, यानी अथेंटिक रिपोर्ट्स हैं कि 21 और 22 टारगेट किलिंग कर चुका है वो, और इंडिया ने 100% उसकी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, लेकिन कोई इंडियन सिटीजन पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं आया। इसको आप प्रॉक्सी वार कह सकते हैं। ये रिसेंटली आपको याद होगा, जेलम में एक रात के टाइम पे एक साबिक लश्कर तैयबा का कोई कमांडर था, उसको मारा गया। इंडियन एम्बेसडर और इंडियन डिफेंस अटैची उसमें लम्हा बलम्हा रिपोर्ट्स ले रहे थे, दे रहे थे, और वो सरफेस पे इंडिया नहीं है। हम इसको प्रॉक्सी वार कहते हैं कि आप नैरेटिव के थ्रू अगले बंदे को झूठा साबित करते हैं। चूंकि हमारे यहाँ आपस में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इस कदर ज़्यादा है और सियासी तौर पर हम इतने तकसीम हैं कि हम बड़ी आसानी से दुश्मन के, मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं दुश्मन से पैसे लेके उसका नैरेटिव फॉलो करूँ। वो मुझे ऐसी लाइन दे देगा सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू, या किसी भी तरीके से, तो मैं अपने तौर पे अपना गुस्सा मार रहा हूँ नवाज शरीफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, लेकिन एक्चुअली मैं किसी और का नैरेटिव टो कर रहा होता हूँ।
لسانی بنیادوں اور بے شمار اس میں فالٹ لائنز ہیں. اگر آپ اس میں چلے جائیں گے ڈیٹیلز میں تو وہ انڈیا کی پینیٹیشن اتنی مائکرو مینجمنٹ انہوں نے کی. مجھے بتائیں 20 سال بیٹھا رہا ہے انڈیا اور امریکہ افغانستان میں, وہاں وہ کیا پرساد بانٹ رہے تھے؟ افغانستان کے عوام پاکستان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ $20 ٹریلین امریکہ نے 20 سالوں میں وہاں خرچ کیے, یہ طالبان کے بعد اور موجودہ طالبان کے آنے سے پہلے. اس درمیان جو پیریڈ ہے, اس پیریڈ میں امریکہ نے $20 ٹریلین خرچ کیے ہیں اور $1 کا انفراسٹرکچر نہیں بنایا وہاں پہ. وہ $20 ٹریلین پاکستان کے, انڈیا اس ساری اپرچونٹی کو اس نے دیکھا. پاکستان انسٹیبل چاہیے اس خطے میں امریکہ کو, تو انہوں نے افغان عوام کو بھی اس کے خلاف کیا, BLA کو بھی کھڑا کیا. اس وقت جو انڈیا کی سب سے آپ سمجھیں کہ اسٹرانگ پراکسی پاکستان میں کام کر رہی ہے وہ BLA اور TTP ہے. یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی میں سمجھتا ہوں. پرسوں جو ہمارے وزیر خارجہ افغان وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو کے تو انہوں نے کہا ہے کہ TTP جو ہے وہ اگر پاکستان میں کارروائی کرے گی تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ افغانستان کے طالبان نے یہ جب حکم جاری کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے اور انڈیا کی ناکامی ہے ان کی پراکسی وار. اس سارے عمل کو جو کامیابی آج ملی ہے ہمارے, یہ اس پہلگام سے شروع ہونے والی لڑائی میں جو پاکستان کو فتح حاصل ہوئی, پاک فوج کو جو فتح حاصل ہوئی, مسلح افواج کو جو فتح حاصل ہوئی, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ افغانستان نے بھی سوچا کہ اب انڈیا کے ساتھ کھڑے رہنا مجھے نقصان ہے. تو وہ یعنی پراکسی وار میں انڈیا نے پراکسی وار کے ذریعے پاکستان کو زیر کرنے کی کوشش کی. لیکن شکر ہے کہ ہماری فوجیں, میں سمجھتا ہوں کہ چلیں اندرونی حالات ہمارے جو مرضی ہوں اس میں ہر بندے کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو کامیابی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا, اس میں اگلے 10 سال 15 سال 20 سال تک انڈیا کسی مطلب سوچ نہیں سکتا پاکستان کے خلاف ایڈونچر کا بھی. اور اب وہ پراکسیز بھی اس کی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ناکام ہوں گی. چونکہ ظاہر ہے کنونشنل وار میں تو آپ کو پتہ ہے نا دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, تو وہ تو 2 گھنٹے میں سارا معاملہ ختم ہو جائے. صحیح. میں جو صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں اصغر صاحب سے. اصغر صاحب, پاکستان تو چلے ایک کنوکٹڈ ہے ہی جو بھارت جس طرح پاکستان کی پراکسی وارز کر رہا ہے, اس کے علاوہ کون کون سے ممالک ہیں جن کے ساتھ بھارت, کن کن ہمسایہ ممالک میں جو ہے پراکسی وار کی پالیسیوں پر جو ہے عمل پیرار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ رائے صاحب. رائے صاحب اگر جنوبی ایشیا کی بات کریں نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بھارت ہے یہ ایک ناسور ہے اس پورے خطے کے لیے, اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. آپ کو سری لنکا یاد ہوگا, تامل ٹائیگرز کی ہسٹری آپ کو سارا پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے زیادہ تو ہم اس کے متاثر ہوئے, اور جب مکتی بانی کو بنایا گیا اور پھر جو کچھ مشق کی پاکستان میں تامل کی پراکسی وار کی وجہ سے راجیو گاندھی اپنی جان سے گئی. جی بالکل, مطلب وہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. نہ سری لنکا محفوظ ہے, نہ پاکستان, نہ بنگلہ دیش, نہ نیپال. پورے خطے کے اندر اس نے اپنے ایک جال, بہت زیادہ سیاسی مداخلت ہے. جی بالکل یہی بات ہے. اور سارا تقریباً جو ہے وہ اس کی ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا کنٹرول وہاں پر ہی سارے کرتی ہیں. آپریٹر بڑے بڑے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایجنسیز کی جیسا اگر ہم بات کریں تو بھارت کی جو دفاعی نظریے میں را کا کردار کس حد تک جارحانہ ہو چکا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, را نے تو دنیا میں بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں, اور اب تو انٹرنیشنلی بھی یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ بھارت کی کھلم کھلا دہشت گردی ہے. آپ کینیڈا کے اندر دیکھ لیں جس طریقے سے جو سکھ رہنما تھے جو خالصتان تحریک سے وابستہ تھے ان کا جس طریقے سے مرڈر کروایا گیا, اور جس طرح چوئی صاحب نے آپ کو پاکستان کی مثال دی ہے کہ 22 کے لگ بھگ یہاں پر جو ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں, تو وہ تو کسی جگہ پر بھی جو راہ ہے وہ اس کے دستبر سے کوئی محفوظ نہیں ہے. امریکہ خود کہہ رہا ہے, برٹش کہہ رہا ہے اس کے اوپر. دیکھیں جو جیسے پاکستان کو ابھی کامیابی ملی ہے نا, جیسے انہوں نے پہلے آپ سے ذکر کیا افغانستان کا, تو آپ کے 14 قونصل خانے جو تھے وہ صرف پاکستانی سرحد کے قریب انہوں نے بنائے تھے, اور وہ یہی ساری دہشت گردی کو وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے. وہاں پر ان کے سلیپر سیل تھے آپ کے شہروں کے اندر. یہ آپ حیران ہوں گے کہ اس طریقے سے ان کا بیانیہ چلتا ہے اور پھر اچانک وہ پھیل جاتا ہے کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ بیسک بیانیہ ہے کیا. ابھی میں حالیہ آپ کو ایک مثال دوں, ایکس کے اوپر آپ دیکھیں
तो बड़ा रोना धोना डाला होता है जी बलूचिस्तान के हकूक़ का, वहाँ पर होने वाले मज़ालिम का। और जब तहकीकात की तो पता चला कि वो जो अकाउंट चलाए जा रहे हैं वो तो सारे चलाए जा रहे हैं इंडिया से और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों से, और ये सबूत आ चुके हैं हमारे पास कि उन्होंने ठीक है बलोचों के नाम के ऊपर रखा हुआ है, बलूचिस्तान फैक्ट है एक, इस तरह के और काफ़ी सारे अकाउंट हैं, और वहाँ से वो सारा बयानिया बनाया जा रहा है। और फिर जिस तरह मारांग बलोच साहबा जैसे चेहरों को लॉन्च किया गया, और फिर जो पूरी दुनिया के सामने सारी सूरत हाल बेनकाब भी वो हो चुकी, तो ये इसमें बिलाशुबा पाकिस्तानी एजेंसीज जाग रही हैं और मुसलसल उन्हें बेनकाब भी कर रही हैं। लेकिन जिस तरह 10 मई को उन्हें मुंह की खानी पड़ी ना, तो प्रॉक्सीज के मामले में भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। और ज़रूरत ही ये इस अमर की है, एक तो सबसे पहले इस कौम से, अपनी पाकिस्तानी कौम से एक अपील है, अपने नौजवानों से है कि ये कापी पेस्ट एज इसी फॉरवर्ड को छोड़ दें, वो कापी पेस्ट ना करें, पहले थोड़ी सी किसी भी चीज़ को तहकीक कर लें, फिर ये देख लें कि ये एक शख्स अगर ये पोस्ट कर रहा है तो उसके मकासद क्या हो सकते हैं, क्यों हमें अपने अदारों के ख़िलाफ़ कर रहा है, अपनी हुकूमतों, बिलाशुबा हर एक के एतराज़ात हो सकते हैं, तफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, नाराज़गियाँ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है कि हम अपनी लाइल्मी में, नासमझी में दुश्मन के टूल बनते जा रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। मैं जो साहब दोबारा लेता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू। शहजाद साहब, ये जो भारत ने अफ़गानिस्तान में, क्या लगता है आपको किन ज़राए से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है प्रॉक्सी सरगर्मियाँ चलाई हैं अब तक? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, ये तो बड़ी देर से अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है भारत, और आपको मैंने पहले भी बताया था तकरीबन 280 अरब रुपया वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे के ज़रिए अफ़गानिस्तान से वो इस्तेमाल करता है। अभी आप ये देखें कि हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, चीन के वज़ीर ख़ारजा और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग में एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें अफ़गानिस्तान को ये चाइना ने शायद सालसी बहुत का किरदार ज़्यादा अदा किया है जी, इसमें। बिल्कुल। तो उसका नतीजा आप ये देखें कि जो तालिबान कमांडर हैं सईदुल्लाह सईद, उन्होंने कल अपनी वहाँ पे एक पासिंग आउट परेड हुई थी अफ़गानिस्तान में पुलिस की, उसके दौरान उन्होंने वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, बल्कि ये कहा जाए कि वहाँ पे उन्होंने एक फतवा जारी किया है कि जो भी जिहाद है वो इस तरह नहीं है जो इस्लाम में बताया गया है, वो जिहाद आपको गलत बताया जा रहा है जो भारत की तरफ से या उनके जो टीटीपी हैं या बीएलए के लोग जो आपको बताते हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी जिहाद उस वक्त तक जिहाद नहीं होता जिस वक्त तक रियासती हुक्मरान आपको उसकी इजाज़त ना दे और आप उसके ऊपर करें। और मैं आपको इस चीज़ का पाबंद करता हूँ कि आप अपने मुल्क के अलावा किसी और मुल्क के ऊपर अगर आप वहाँ पे जाके हमला करते हैं तो वो जिहाद नहीं बल्कि दहशतगर्दी होगी। अभी आप ये देखें कि उसका एक नतीजा ये भी निकला, दूसरा जो एक तो हमारी मगरबी सरहद है उनके साथ एक मशरकी सरहद है, मशरकी सरहद में जितने भी वहाँ पर सूबे थे कल वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई की और वहाँ पर तकरीबन 15,000 गाड़ियाँ उन्होंने उनकी पकड़ियाँ और बारूद वगैरह वहाँ से बरामद किया। और उन्होंने जो चीन बीजिंग में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा को ये यकीन दहानी कराई थी कि अब हम अपने अफ़गानिस्तान से बीएलए और टीटीपी या टीटीए जितनी भी ये इस तरह की वहाँ सियासी मुखालफत जो जमातें पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं उनका हम खात्मा करेंगे। मगर यहाँ ये कहना बहुत बेहद ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी सफारतकारी इससे पहले भी करता रहा है, मगर ये जो 10 मई का वाक़या हुआ है जो अल्लाह ताला ने एक अगर हम ये कहें कि गेम चेंज की है पाकिस्तान के लिए तो बेजा ना होगा, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान को भी ये थोड़ा सा बावर हो गया है कि अगर पाकिस्तान जो है वो इंडिया जैसे उस कंट्री को जो ये कहता था कि मैं एशिया का सुपर पावर हूँ या मेरे पास राफेल हैं या मेरी जो एमुनेशंस की तादाद है वो पाकिस्तान की एमुनेशन से कई गुना ज़्यादा है, अगर पाकिस्तान उसको रगड़ सकता है उसको दबा सकता है तो अफ़गानिस्तान को भी ये ज़रूर महसूस हुआ है कि पाकिस्तान उसको भी नहीं छोड़ेगा। देखें, पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर जंग लड़ना, वहाँ के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग लड़ना पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान गुज़श्ता 25 साल से आप देखें
कम से कम 25 साल वहाँ पे वो जंग लड़ा है। उसने अमेरिका और रूस की जब जंग हुई थी, रूस और अफगानिस्तान की जंग हुई थी, अमेरिका और रूस के अंदर जब आया था, इन चारों लम्हात के दौरान पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। अमेरिका जैसी सुपर पावर अफगानिस्तान में फेल होकर चली गई, रूस जैसी सुपर पावर जो है वो अफगानिस्तान से फेल होकर चली गई, लेकिन ये वाहिद पाकिस्तान ही था कि उसने अफगानिस्तान के अंदर ये सारा कुछ किया। मगर अफसोस के साथ ये कहना यहाँ पड़ता है कि पाकिस्तान की इस कुर्बानियों का सिला अफगानिस्तान के ऊपर जो गुज़श्ता दौर को अगर मैं मद्देनज़र रखूँ तो मैं अफगान भाइयों से ये ज़रूर शिकवा करूँगा कि आपने उसका जो सिला था वो पाकिस्तान को सही नहीं दिया। मगर दूसरी जानिब अगर हम ये देखें कि भारत ने, जैसे आपने जिक्र किया प्रॉक्सी वार का, तो प्रॉक्सी वार जब जाहिर है एक मुल्क दूसरे मुल्क के सामने आकर नहीं लड़ सकता, वो फिर प्रॉक्सी की गेम करता है। वहाँ पर उसने प्रॉक्सी के लिए BLA को डेवलप किया, उन्होंने वहाँ पे TTP को डेवलप किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी करवाते रहे। और जब तक हसीना वाजिद थी बांग्लादेश के अंदर, आप ये देखें कि बांग्लादेश का भी जो बॉर्डर था वो भी पाकिस्तान की सरजमीन के लिए जो है ना दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता था। ये तो अल्लाह भला करे कि उनकी बाजी उनके घर वापस चली गई और बांग्लादेश वाले जो लोग थे उनको इस चीज़ से निजात मिली। और आज आप ये देखें हमारी सफारतकारी बेहद मौसर रही, अल्लाह ने हमारी मदद की। ख़ास तौर पे 10 मई के वाक़े के बाद आज आपके साथ आज़रबाईजान खड़ा है, उज़्बेकिस्तान खड़ा है, तुर्की है, बांग्लादेश है, चीन है, ये आपके साथ आके जो हैं वो खड़े हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला जो इसकी प्रॉक्सी वार का सिलसिला है भारत का, एक हाथ उसका ये रह गया, ये भी इंशाअल्लाह कट जाएगा। ठीक है जो सब ये जो BLA है और BRA, ये जो ग्रुप हैं, दो जो दहशतगर्द ग्रुप हैं सरगर्म हैं बलूचिस्तान में, भारत की किन शेप्स में आप देखते हैं कि कौन सी शक्लों में इनकी जो है वो पुष्पनाई कर रहा है? देखिए, चूंकि आपको पता है दुनिया भर में जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं ना, उनका काम ही ये होता है कि अपने मुल्क के लिए जो भी चीज़ फ़ायदा मंद हो उसको वो सपोर्ट करें और जो उसको नुकसान देने वाली है उसको वो सर्च करके उसको ख़त्म करें। तो रॉ जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक माइंडसेट इंडिया के अंदर क्या में पाकिस्तान से ही बना हुआ है और वो हर दौर में उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। आप अगर थोड़ा सा देखें इंडिया की तारीख को, तो जब भी बीजेपी की हुकूमत आती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत भी बढ़ती है और कार्रवाइयाँ भी बढ़ती हैं। जितने बड़े इंडिया में हादसात हुए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, उन वाक़यात में आप देखेंगे कि मरकज़ में भी बीजेपी की हुकूमत थी। ये अब इस पहलगाम के वाक़े के बाद ख़ुद इंडिया के अंदर भी सवालात उठ रहे हैं कि ये हमेशा आपके दौर में पाकिस्तान ये हमले क्यों करता है। उसकी वजह यह है कि वो हमले डिज़ाइन करवाए जाते हैं, उसमें पाकिस्तानी कुछ अनासर, वो जैसे अजमल कसाब वाला मामला है, कुछ ज़ाहिर है मिल जाते हैं ऐसे आपको। जैसे हमारे मुल्क में अगर वो कुलभूषण यादव इधर 12 साल बैठा था तो वो यहाँ नेटवर्किंग ही कर रहा था दहशतगर्दी की। और जो आपका स्पेसिफिक सवाल है ना कि इंडिया कैसे इन अलहदगी पसंदों को की सरपरस्ती करता है, अफगानिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और इंडिया में इस वक्त BLA के लोग बैठे हुए हैं। तो बल्कि मेरे साथ टीवी पे, इंडियन टीवी पे मैं 1-2 प्रोग्राम किए हैं ये जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद, तो वो BLA का 1-2 तर्जमान जो थे वो, मैंने कहा ये किधर बैठे हुए हैं, तो वो कहता है मैं बलूचिस्तान में। मैंने कहा नहीं, तुम बलूचिस्तान में नहीं, तुम इंडिया में बैठ के इंडिया के टीवी पे पाकिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से तुम प्रोग्राम कर रहे हो। तो ये है प्रॉक्सी कि वो फंडिंग करते हैं इधर बलूचिस्तान में। अभी रिसेंटली इनका जो एक यहाँ से बंदा पकड़ा गया है जेलम से, उससे जो जब उसका फोरेंसिक हुआ उसके मोबाइल का, तो एक इंडियन मेजर का उसने, ये ISPR ने ब्रीफिंग भी, फॉरेन ऑफिस ने भी ब्रीफिंग में बताया कि वो मेजर कह रहा है कि कोयटा से लेकर लाहौर तक मेरा नेटवर्क है और मैं यहाँ कई साल के लिए हूँ और मैं आपको, जब आप ये काम करेंगे इतने बंदे मरेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, इतने बंदे तो इतने मिलेंगे। उनका नेटवर्क, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे अंदर, पाकिस्तान के अंदर इंडियन नेटवर्क बहुत मजबूत है, अभी भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी ना, उसकी वजह से वो इतना नुमाया नहीं हो रहा था लोगों की नज़र में। इवन मीडिया को भी नहीं पता था कि इंडिया कहाँ कहाँ से पेनिट्रेट कर रहा है। इंडियन एम्बेसी जो है वो जो अपने फंक्शंस करवाती है, वहाँ जो लोग जाते हैं वो ऑब्वियसली किसी न किसी लिहाज से कनेक्टेड है। आप वो लाइक माइंडेड लोगों को बुलाते हैं वहाँ पे। तो BLA को, BRA को और जितने भी TTP के लोग हैं, इंडिया फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, असला भी उनको प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग्स भी उनको दी जाती हैं। और अब तो वो बरमला, मतलब बिल्कुल बांगे दोहल कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पे उधर से हमला करे तो इधर हम पाकिस्तान के अवाम, BLA के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम, हम उसके साथ हैं और ये बड़ा मौका है कि इंडिया उस पर हमला करे।
اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں جس دن 6-7 مئی کو انڈیا نے ادھر حملہ کیا آپ کے لاہور میں مرید کے میں بہاولپور میں اور ادھر سویلین آبادی کے اوپر جنگ جب مسلط کی 70 کے قریب انہوں نے جو اس بارڈر سے جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے اور وہ انڈیا کے ہی بنیادی طور پہ تھے مطلب وہ انڈیا کی جو نیٹ ورکنگ تھی اس کا حصہ تھے جنہوں نے ادھر انگیج کرنا تھا پاک فوج کو 70 کے قریب دہشت گرد آئے اور وہ انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر ان کو سب کو پہنچا دیا منزل مقصود تک. تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو نفرت ہے بلوچستان کے اندر اچھا اس میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپ چلے جائیں تو وہ نفرت ایک لحاظ سے 0.1% شاید جائز بھی ہو کہ آپ دیکھیں انڈین جو بلوچ لیڈرز ہیں وہ بھی اپنی عوام کا اس طرح ویلفیئر کا خیال نہیں کرتے. جتنے بھی بلوچ پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اسلام آباد میں رہتی ہے, عوام کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے. تو جب حالات اس طرح کے ہوں گے وہاں سمگلنگ بھی ہوگی, وہاں دہشت گردی بھی ہوگی, وہاں لوگ پھر کسی کی پراکسی کا اعلی کار بنیں گے, حصہ بھی بنیں گے. تو انڈیا ظاہر ہے پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے ادھر, اور ابھی بھی ہو سکتا ہے انڈیا کے جیسے کلبھوشن وہاں سے پکڑا گیا تو ابھی بھی ان کے ایجنٹس موجود ہوں گے جو obviously جو اپنا کام کرتے رہتے ہیں اس میں بزنس مین کے روپ میں. اور دوسرا ہماری ایک پرابلم ہے, ہم نے افغانستان کو ٹرانزٹ ٹریڈ دینی ہے انڈیا سے. آپ دیکھیں یہ بھائی نے ابھی بات کی, ہم نے افغانستان کے اوپر پچھلے کئی دہائیوں سے ہم اس کے اوپر احسانات کر رہے ہیں اور وہ مسلسل احسان فرموشی کرتے ہیں. یعنی وہ جو ٹریڈ ہے نا اس کی آڑ میں بھی انڈین پینیٹریشن آتی ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے بلوچستان میں اور کے پی میں, کیونکہ ان کے ظاہر obviously جو یہاں سے اگر ٹرک جا رہا ہے یا ادھر سے ٹرک آ رہا ہے تو وہ obviously ایک کنیکشن بن جاتا ہے. تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں پھر پینیٹریٹ کرتی ہیں سیکورٹی ایجنسیز. تو انڈیا کی جو فوکس ہے نا اپنے عوام کی بھوک مٹانے کی بجائے, اپنے عوام کے حالات زندگی بہتر کرنے کی بجائے, وہ بلوچستان کے ان لوگوں کو پرووک کرتا ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سو کالڈ نعرے لگاتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں. تو وہ اس کا پورا فوکس ہے اور وہ اس میں بڑا مصروف ہے. صحیح ہے. میں نے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے, جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے یہیں سے واپس جوڑیں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.